ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कॉकरोच जनता पार्टी नाम ही अपने आप में बहुत ही यूनिक है, अनोखा है और एक नए प्रकार की राजनीतिक संस्कृति ने इंडिया में जन्म लिया है। अभी हाल में आप इस पूरी कहानी को जान रहे हैं कि जंतर मंतर पर रैली फास्ट सोनम वांगचुक का, और फिर कैसे पार्लियामेंट में जंतर मंतर से पार्लियामेंट में रैली, पुलिसियाई दमन और आंदोलनकारियों का आक्रामक रुख, ये सारी कहानियां आपको ज्ञात है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आंदोलनकारियों के अनुसार पुलिस ने एक्सेसेस की, तो पुलिस या जो अथॉरिटी है उनका कहना है कि भाई कुछ स्टूडेंट्स ने बैरिकेड्स का उल्लंघन किया। लेकिन हम लोग सारे लोग सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, मेन कॉज की बात नहीं कर रहे। सिम्टम्स के बजाय कारणों का परीक्षण होना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ, एक्सेस से चाहे जिस तरफ से भी हुआ, जैसे अगर गवर्नमेंट की तरफ से हुआ या स्टूडेंट्स की तरफ से हुआ, ये तो अलग अलग परसेप्शन की बात है। मुद्दा ये है कि हुआ क्यों, तो जरा हम लोग इसकी तह में जाए। देखिए, इसमें 3-4 फैक्टर काम कर रहा है। आप एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी देन एज ए फार्स। इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब ये कई रूपों में दोहरा सकता है। हम कई बार अपनी इतिहास के ट्रेंड पर भी अगर नजर डालते हैं तो हमें आंदोलन का या इस तरह के कुछ तरह के जो सामाजिक उत्थान या राजनीतिक उत्थान है उसकी टेंडेंसी सी दिखने लगती है, उसकी प्रवृत्तियां दिखती है, उसके ट्रेंड्स दिखने लगते हैं। तो चलिए कहां से शुरू करें। तो हम पहले मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशंस की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो जब बच्चा अब क्लास में 7th में तो बोर्ड नहीं रहा, लेकिन बच्चा 10th करता है तो वह एक बोर्ड को फेस करता है। 10th के बाद वो आता है तो CBSE एग्जामिनेशन, और CBSE एग्जामिनेशन के बाद वो जब एडमिशन के लिए प्रयास करता है तो फिर क्लास 12, और क्लास 12 के बाद फिर एक बोर्ड एग्जामिनेशन, फिर CUET, फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला होती है। यूनिवर्सिटी में दाखिला होने के बाद सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है। अगर बच्चों का सोशल साइंस है तो उनके सामने एक ही भविष्य है कि एग्जामिनेशन पास करने के बाद उन्हें सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज या स्कूल में या लेक्चरशिप या आप कह सकते हैं दूसरा कोई भी इस तरह का प्लेसमेंट मिलने की उम्मीद नहीं है। उनके सामने फिर एक बहुत बड़ा एग्जाम इंतजार कर रहा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जहाँ तक साइंस के बच्चों का है तो साइंस के बच्चों को CBSE 10th 12th देने के बाद उन्हें फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना पड़ता है। उन्हें नीट का एग्जाम निकालना पड़ता है, JEE का एग्जाम निकालना होता है, फिर उनका कैरियर। उसके बाद वो एग्जाम निकालने के बाद जॉब नहीं होता है। उस एग्जाम को निकालने के बाद उन्हें सिर्फ कॉलेज मिलता है। फिर कॉलेज के हर सेमेस्टर में एग्जामिनेशन, सेमेस्टर में एग्जामिनेशन के बाद अगर वो अव्वल दर्जे से निकलते हैं तो फिर उनका प्लेसमेंट में कट थ्रोट कंपटीशन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स के लाइफ में आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ट्रायल है, एग्जाम बहुत है, रिवार्ड कम है। दूसरी बात आती है हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हमारा डेवलपमेंट मॉडल। तो जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल है, जो हम सर्विस सेक्टर के थ्रू बढ़ रहे हैं, उसके लिए एक बड़ा ही पॉपुलर टर्म है जॉबलेस ग्रोथ। एंड जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है कि आपका जो ग्रोथ हो रहा है वो जॉबलेस है, मतलब जिस मात्रा में GDP बढ़ रहा है उस मात्रा में आपका जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो ले देकर आप कह सकते हो, अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ही ले,
अब लगभग 250 मिलियन बच्चे इस मार्केट में हैं, जॉब मार्केट में। और जॉब मिलने की जो रफ्तार है, उसमें कितनी जॉब है, अगर आप सारे जॉब को काउंट कर लें तो आपको पता चलता है कि भाई कि कितने लोग उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अब इसी में कट थ्रोट कंपटीशन होता है, एक एक एग्जाम मायने रखता है। एक एग्जामिनेशन की तैयारी में बच्चों के गार्जियन के पॉकेट टैक्स हो जाते हैं और बच्चों की मेहनत टैक्स हो जाती है। उसके बाद अगर वो एग्जामिनेशन किसी भी तरीके से वो फॉर्ज एग्जामिनेशन निकलता है, एक फर्जरी निकलती है, या वो एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है, तो बच्चों में आक्रोश का कारण बहुत अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। तो एक के बाद दूसरा सीबीएसई एग्जामिनेशन में रिजल्ट में जिस तरह से गड़बड़ी देखी गई, या जिस तरह का की कोताही देखी गई, या जिस तरह का कन्फ्यूजन देखा गया, वो बच्चों को पहले ही स्टेज में आक्रोश में ला दिया कि अभी तो मैंने अपने कैरियर में कदम भी नहीं रखा, लेकिन हमारा भविष्य यहीं से डिसाइड हो रहा है। फिर नीट एग्जामिनेशन का इस तरह से क्वेश्चन लीक वाली घटना हुई। उसके अलावा छोटे मोटे एग्जाम में, पटवारी एग्जाम, ये सब एग्जाम में जो रीजनल स्केल पर होते ही रहते हैं। तो एक कहावत है कि उसने बच्चों के मन में आक्रोश पैदा किया। अब दो फैक्टर यहां काम कर गए, नोट करिए। पहला फैक्टर है कि बच्चों में कट थ्रोट कंपटीशन, जॉब मार्केट का सिकुड़ता जाना, और उसके अतिरिक्त बच्चों का, नए नए बच्चों का जॉब मार्केट में पदार्पण, आपस में कंपटीशन। सेकेंड वन, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पैटर्न में धांधली, कहीं ना कहीं मिस गवर्नेंस, प्रॉपर एग्जामिनेशन को कंडक्ट ना करवा पाना, इसमें अथॉरिटी का फेलियर, इसने बच्चों में दोहरा यानी आक्रोश का जन्म दिया। तीसरा क्या है जो मैंने आपको अब ब्रीफ करना है, तीसरा वाला फैक्टर आप दिमाग में रखिए या नोट डाउन करिए। तीसरा फैक्टर है कि जब इस तरह की घटना होती है, जैसे बच्चों में डिसकंटेंटमेंट होता है, आक्रोश होता है, तो एक आक्रोश को व्यक्त करने वाला एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जिसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी की इतनी बड़ी बदहाली है कि 2014 के बाद कांग्रेस का पूरी तरह डिक्लाइन होता चला गया। एक समय था कि 1990s के बाद आपने देखा था कि रीजनल पार्टी इमर्ज कर रही थी, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होता था जिसको गठबंधन सरकार कहते हैं। लेकिन वो गठबंधन सरकार भी कुछ कहीं ज़्यादा न्यायपूर्ण होती थी, इसलिए न्यायपूर्ण तरीके से चलती थी क्योंकि जिस सरकार का स्टेट में वर्चस्व होता था, सेंटर के में गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उसका रोल होता था, तो सेंटर स्टेट के रिलेशंस भी परस्पर बहुत अच्छे चल रहे थे। 2014 के बाद हमारे पॉलिटिक्स ने करवटें बदली, एक नया एरा शुरू हुआ, वो है मेजॉरिटी गवर्नमेंट का। हालांकि फिर बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से जो भी कह लें आप, 2024 में स्थिति नहीं रह गई, थोड़ा सेटबैक लगा, लेकिन फिर अभी स्थिति कुछ रिवर्स प्रतीत होती है। तो क्या हुआ कि 2014 के बाद आप देखेंगे तो लगभग 12 वर्षों में सिस्टमेटिकली अपोजिशन या तो मिट गई या मिटा दिया गया, हम जैसी भी शब्दावली का प्रयोग करें। मिट गई इसलिए कि जैसे कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, कुछ तो लीडरशिप की क्वालिटी के कारण और कुछ मुद्दों की कमी के कारण। बाकी जितनी पार्टीज थी जो क्षेत्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, जो सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई थी, तो सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई जितनी भी पार्टी थी वो करप्शन की शिकार हुई और कहीं ना कहीं उसने लोगों का विश्वास खोया। एक इंडिया पार्टी बनी, काफ़ी उम्मीद जुड़ी थी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुड़े हुए थे और लग रहा था 2024 के चुनाव से पहले कि इंडिया एक बार करवटें बदलेगी और एक मजबूत अपोजिशन पार्टी दे पाएगी। फिर उसमें वही ट्रेडिंग, काउंटर ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, अब इंडिया पार्टी है वो भी डिफंक्ट कर गई। तो मतलब पिछले कुछ वर्षों से तो नौबत यह है कि जो पार्टी सेंटर में कोई बड़ी पार्टी रही नहीं,
स्टेट के लेवल पर 2-3 पार्टियां ऐसी थी जो ऑपोजिशन की भूमिका निभाती थी। तो भारत की जो मुख्य पार्टी है या जो सबसे सबल पार्टी है, वो रीजनल स्केल पर अपना अलायंस बनाकर, कुछ रीजनल पार्टी को तोड़कर, कुछ नए लोगों को मिलाकर धीरे धीरे ऑपोजिशन मौत की नींद सोता गया। जितनी भी तरह के राजनीतिक हथकंडे हैं जो सारी पार्टियों ने अपनाई, बहुत दुखद बात थी कि अनुच्छेद 356 का एक समय बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ था। संयोग से अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं हुआ, लेकिन उसके एक तरफ से 1990 के बाद स्थिति बदली। लेकिन एक समस्या आज भी आ रही है, और वो समस्या आ रही है एंटी डिफेक्शन लॉ वर्क नहीं कर रहा। और जिस तरह से डिफेक्शंस करा के पॉलिटिकल पार्टी को कमजोर बनाई गई, तोड़ा गया, वैसा इतिहास में बहुत कम उदाहरण मिलता है। और अब अभी नौबत यह है कि जो भी रीजनल स्केल पार्टी थी वो या तो ये चुनाव हार चुकी है, चुनाव हारने के बाद टूट चुकी है, या टूटन के कगार पर है। तो भाई माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप लोग अब क्यूरियस होंगे कि भाई इससे क्या ताल्लुकात है। बहुत बड़ा ताल्लुकात है। अगर माउथपीस के रूप में कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है तो भी जो ग्रीव्ड समुदाय है, जैसे अभी स्टूडेंट समुदाय अपने को ग्रीव्ड महसूस कर रहा है, यूथ अपने को ग्रीव्ड महसूस कर रहे हैं, तो अपोजिशन उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती है। जब अपोजिशन पार्टी एब्सेंट हो जाती है तो इस तरह के जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो पॉलिटिक्स को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो वही हुआ कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी, नाम कॉकरोच जनता पार्टी, चाहे आप उसको जितना भी हास्यास्पद तरीके से ले ले, लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी का फॉर्मेशन केवल गवर्नमेंट का फेलियर नहीं, ये अपोजिशन के फेलियर को भी दर्शाता है। कि कॉकरोच जनता पार्टी अगर अपने हाथ में ये चीजें ले रही है, या इतना खुला डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है, या इस तरह के हताशा युवाओं में आ गई है, इसके लिए जितना सरकार उत्तरदायी है उतना ही अपोजिशन उत्तरदायी है। क्योंकि अपोजिशन ने भी उस खालीपन को भरने की कोशिश नहीं की। अब जबकि मूवमेंट, इस तरह के जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, जो युवा हैं, या ये जब सड़क पर उतर गए, तो इसके साथ अपोजिशन अपना कंधा उसमें उनके साथ मिलाकर अपने आप को जिलाने की कोशिश कर रही है। अब अपोजिशन पार्टी के बीच होड़ लगी हुई है कि हम इन कॉज से जुड़े तो हम इस कॉज से जुड़े, मतलब वो अपने आप को संजीवनी की तरह इसका उपयोग करना चाहते हैं। और यही इंडिया का पॉलिटिक्स और होता रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि आप अपनी मेमोरी में एक यूथ याद, या हम अपनी मेमोरी में, हम तो अब काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, लगभग हमारी मेमोरी में पिछले 50 वर्षों का पॉलिटिक्स अब है, और हम आपको अपनी मेमोरी से बताते हैं कि हमने पीछे के टाइम में, जिस टाइम में कहा जाता था कि बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है या पार्टी पॉलिटिक्स अलग, उस समय भी हमने देखा था कि गवर्नमेंट थोड़ा ऑटोक्रेटिक दिखी। मेमोरी में इमरजेंसी एरा भी थोड़ा हमें याद है, बहुत कम तक बहुत छोटे थे, लेकिन उस समय भी कई बार धर्म और जाति से हटकर राजनीति मैंने देखी थी। आज पहली बार ऐसा दिख रहा है कि धर्म और राजनीति के अलावा, राजनीति में धर्म और जाति के अलावा अब राजनीति में कोई नया मुद्दा नहीं। हाँ, बीच बीच में कुछ इस तरह के स्लोगन सुन लेते हैं, विकसित भारत, या भारत एक करवटे बदल रहा है, भारत के डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं। ठीक है, हो रहे, चल रहे हैं, अपनी गति से भारत चल रहा है, लेकिन वो हमारा मुख्य मुद्दा कभी नहीं रहा है। चुनाव लड़ने में आज भी कोई पॉलिटिकल पार्टी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सीधा विकास को आधार बना के चुनाव लड़े। मुद्दा ये नहीं है, विकास की बात सारी पार्टियां करती हैं, कितनी पार्टी है जो विकास को आधार बना के चुनाव में आगे बढ़ सकती है? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि हम चुनाव हार जाएंगे, ये सोचना कोई गलत नहीं है। क्योंकि एक बार इसी बीजेपी की सरकार ने रिस्क लिया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, हमें याद है।
जब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो चुनाव हुआ था, वो जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, तो बीजेपी ने नारा दिया था साइनिंग इंडिया। साइनिंग इंडिया नारा दिया था और आर्थिक उदारीकरण की नीति को आगे बढ़ाया था। परिणाम हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी अपना सेकेंड टेन्योर में चुनाव हार गए और यूपीए 1 की सरकार गठित हुई। ये घटना 2004 की है। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो पता चलेगा। तो मतलब ये है कि हम या तो धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे या जाति के आधार पर राजनीति कर रहे। तो आज पॉलिटिकल पार्टी का आलम यह है, जो युवाओं का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीतिक दल नहीं बढ़ रहा। ये बतला रहा कि हम कितने आउटडेटेड हैं। अभी डेमोक्रेसी अपने को कहते हैं हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, कहते हैं हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स काम कर रही है, हमारे यहाँ निर्वाचित गवर्नमेंट है, निरंतर चुनाव होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ चीजें मिसिंग लगती है। और सबसे बड़ी मिसिंग इसमें हमें जो दिख रही है वो है पॉलिटिकल पार्टी, जो किसी डेमोक्रेसी की रीढ़ होती है। तो बस युवाओं ने अपने हाथ में केस को ले लिया। अब उन्होंने केस को ले लिया, अब वो नाम भी एक विचित्र रख दिया, कॉकरोच जनता पार्टी, जो अपने आप में एक नाम भी बहुत अलग तरह का, हर मुद्दा को लेकर उतर आए, जंतर मंतर वगैरह हो गया। सोनम वांगचुक लद्दाख से थे, वो अपने लद्दाख के कॉज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एजुकेशन के डेवलपमेंट में भी उनका वर्क था। अचानक से उनको पता चला कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम लचर हो रहा है। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि इस बार ग्रेजुएट में जो दाखिला हुआ है स्टूडेंट्स का, तो ग्रेजुएट में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कम हो गई। अब बताइए, जिस भारत की इतनी जनसंख्या हो और इतनी नई जनसंख्या जुड़ रही हो, आप नित्य नए डेटा पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ जो स्कूल ड्रॉप आउट सिस्टम है कम हो रहा है, एजुकेशन पर हमारा खर्च बढ़ रहा है। इंडिया के लिए 2020 का एजुकेशन पॉलिसी आई है जो बच्चों में एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगी, लेकिन ग्रेजुएशन में इनरोलमेंट कम हो रहा है। भाई क्यों कम हो रहा है, इसके पीछे तह में जाकर देखिए। तो कुल मिलाकर ये तय हुआ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का फेलियर एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं आपको यह भी बताऊं कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ तो अपने कारणों से मरी है और कुछ सिस्टमेटिकली उसे मारा गया है। अब बताइए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक बड़ा ही चिर परिचित आपको स्लोगन मिलेगा, लेकिन उस स्लोगन लोग बोलते हैं, क्रिटिक भी बोलते हैं, सरकार के समर्थक भी बोलते हैं, इन कभी इस शब्द की इंप्लीकेशन को नहीं समझा है। और शब्द का इंप्लीकेशन क्या है? एक शब्द है डबल इंजन की सरकार। अब कभी आपने सोचा है कि डबल इंजन की सरकार शब्द ही संघीय व्यवस्था के खिलाफ है? ये हमारे संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार कहने का मतलब ही होता है कि भाई आप अगर हमारी सरकार बनाएंगे तो आपका विकास ज्यादा होगा। अब इसके पीछे इंप्लाइड मीनिंग क्या है? इंप्लाइड मीनिंग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट में ज्यादा आपका उतरेगी। तो ये तो उचित नहीं है, ये तो संवैधानिक मूल्य नहीं है, ये तो संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। अब अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि जो रीजनल पार्टी जितनी है वो मिट जाएगी, क्योंकि अब रीजनल पार्टी की सरकार क्यों बना रहे हो? सेंटर में उसकी गवर्नमेंट तो है नहीं, तो वो गवर्नमेंट आपके लिए बहुत कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप सेंट्रल और स्टेट दोनों में एक ही गवर्नमेंट को करोगे, उसे वोट दोगे, उसे आप चुनोगे, तो आपका विकास धड़ाधड़ आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर इन सारे कारणों से धीरे 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 अपोजिशन गायब, उसकी जगह स्टूडेंट लोगों ने खुद ले लिया। अब है कि एक्सेसेस कहां से हुई? सरकार की मतलब अथॉरिटी की तरफ से, मैन ऑन द स्पॉट की तरफ से, या स्टूडेंट्स की तरफ से? तो आर्टिकल 19(1) में यू आर हैविंग अ राइट टू रैली, यू आर हैविंग द राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू आर हैविंग अ राइट टू ऑर्गेनाइज द प्रोटेस्ट। लेकिन आर्टिकल 19(2) में उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि आप रैली तो कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए और वो कम से कम संवैधानिकता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
वो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक नहीं करना चाहिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगे हुए। तो मुद्दा ये उठता है कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ये सारी चीजें हुई या 19(1) और 19(2) के तहत रोका गया वो उचित है, या 19(1) के तहत जो रैली की गई या प्रोटेस्ट किया गया यह उचित है। तो मैं आपको बताऊं कि जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं, स्टूडेंट्स ने इसने कॉज को अपने हाथ में लिया। चलिए हम एक बात के लिए मान लेते हैं कि सीधा यह डिमांड करना कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे। तो अब मुद्दा यह है कि अगर इतने बड़े एग्जामिनेशन में धांधली होती है तो किसी भी स्केल पर हो सकती है, तो उसके लिए डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल हो तो उचित नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बीच का भी तो एक रास्ता हो सकता है। सोनम वांगचुक की वाइफ ने तो इतना तक कहा कि भाई कोई वार्ता तो करे। खैर बाद में वार्ता के लिए सरकार तैयार भी हुई, जेपी नड्डा महोदय ने प्रपोजल भी दिया, स्टूडेंट्स लोगों ने इंथुसियाज्म नहीं दिखाया जो कॉकरोच जनता पार्टी के थे कि भाई हम जंतर मंतर में बातें करेंगे। तो मुद्दा यह है कि 19(1) के तहत जब वो राइट टू एक्सप्रेशन का डिमांड कर रहा है तो उसको फुलफिल करिए कि 19(2) के तहत आपको अपने शक्ति का उपयोग ना करना पड़े। तो दोनों के बीच संतुलन तो लिया जा सकता है, बात तो की जा सकती है, चैनल तो खुला रखा जा सकता है। वार्ता का चैनल तो नहीं टूटना चाहिए। अपोजिशन पार्टी नहीं है, अगर मान लीजिए आप कोर्ट में जाते हो, कोई लॉयर नहीं है, तो आप क्या करोगे? अपनी पेशगी तो खुद करोगे कि भाई हम अपना पक्ष रखेंगे। और जब अपना पक्ष आपको नहीं रखने दिया जाएगा, देन व्हाट विल हैपन? तो ये चौथा फैक्टर है। अब पांचवा फैक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जब ऑयल क्राइसिस हुई है, आप इतिहास को उलट के देखिए, तब तब सोशल अनरेस्ट हुआ है। क्योंकि ऑयल क्राइसिस होती है, इंडिया की पूरी इकोनॉमी ऑयल पर चलती है। ऑयल क्राइसिस अगर होगी यानी तेल संकट होगा तो मुद्रास्फीति आएगी, मूल्य वृद्धि होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अभी देखिए कि जब दुनिया में एक रिसेशन का फेज आया, सारे देश अपने अपने जो नेशनलिटीज हैं, अपने अपने नेशन के लोग हैं, उनको चाहते रोजगार देना और दूसरे नेशन के लोगों को भगाना। अमेरिका अपने अपनी वीजा रूल को कितना कठोर कर दिया है आपने देखा है, और कुछ और कंट्री ने दूसरे देशों के बच्चों की एंट्री देनी बंद कर दी। हम लोग FTA कर रहे हैं, उसमें कुछ FTA ओपन हुआ है, कुछ होने वाला है या भविष्य में रोजगार मिल सकता है। सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में रिट्रेंचमेंट की नौबत आ गई है। उसी में सिर मुड़ाते ही ओले पड़े AI तकनीकी आ गई। अब AI तकनीकी में हमारे यहाँ चूंकि युवाओं में भी उतनी स्किलिंग नहीं हुई है, तो बहुत सारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये इसका एक अलग बेचैनी है, ऑयल क्राइसिस का अलग बेचैनी, अनएम्प्लॉयमेंट की अलग बेचैनी। ये बेचैनी तो और भी माहौल को खराब कर रही है। तो यह भी एक फैक्टर है, इसको भी पांचवें फैक्टर के रूप में आप कैलकुलेट कर लीजिए। यह भी एक फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट को या जो अभी हुआ या पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, उसको आप किसी एक घटना के रूप में देखेंगे तो आप इस पूरे ट्रेंड को नहीं समझ पाएंगे। इसको एक समग्र कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के रूप में देखकर समझने का प्रयत्न करिए कि इसके पीछे 5 फैक्टर्स काम कर रहे हैं। और अगर इमीडिएट फैक्टर की बात करें तो इमीडिएट फैक्टर में कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक चैनल है, जो पॉलिटिकल चैनल है, उस पॉलिटिकल चैनल का खुला नहीं होना। अगर आज पॉलिटिकल चैनल खुला रहता और जिस समय ये घटना हुई उसी समय अगर उनके प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता, क्योंकि अगर सरकार की ओर से कोई भी प्रवक्ता उन्हें इस बात का आश्वासन देता जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ था, उसी समय इस बात को सरकार रखती कि जो हुआ वो सरकार बोल रही थी हालांकि
कि जो हुआ गलत हुआ, हम इसको सुधार करेंगे, भविष्य में नहीं होगा, जांच कमीशन बैठेगी, ये सब सारी बातें हो रही थी। सीधा यहाँ आकर आश्वासन देना चाहिए युवाओं को कि जो हुआ ये बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन आपसे ये प्रॉमिस किया जाता है कि भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और इसके ग्रीवांसेस को तुरंत रिमूव करना चाहिए था, और हर स्टेज पर जो दोषी व्यक्ति है उसको उसी समय उसके अगेंस्ट में स्टेप लेना चाहिए था। कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा उसी समय समाप्त हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया, बढ़ता गया। पहले सरकार भी डिनाइल मूड में आई, तो बात हुई कि भाई विदेशियों का हाथ है, जैसे फॉरेन हैंड है, ये सब फेक जितने भी मेंबर्स हैं ये प्योर इंडियंस नहीं हैं। अब अंत में क्या हुआ कि डिनाइल के मूड में तो अधिक समय तक नहीं रह सकते, रियलिटी बन के आ गई। अब नौबत ये है कि हम खुद, कई युवाओं कहीं से बात होती है तो कोई उधर से आ रहा है, भाई हाथ टेढ़ा किया, किसी के हाथ में स्ट्रेचर लगा हुआ है, मैं पूछते हैं क्या बात हुई, तो हम रैली में गए थे। अरे तुम भी रैली में चले गए थे? तो हाँ। तो अब ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि एक साधारण समझे वाला, जिसको हम आज तक हम अपने आंखों से देखते थे कि वो रोज न्यूज़पेपर लेता है, पढ़ता है, स्टूडेंट है, और पता चला कि वो भी रैली में चला गया था। भाई ऐसा क्या मैग्नेट काम कर रहा? तो अभी भी देर नहीं हुआ है, दोनों तरफ से वार्ता का चैनल खुला रहना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए। अगर इंडिया को विकसित भारत है बनना है, जिसका हम टारगेट लेकर 2047 में चले हैं, तो युवाओं को सड़क पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज तक हम लोग भारत एक ही बात पर गर्व करते रहे, हम तकनीकी में पिछड़े हुए हैं, संसाधन में पिछड़े हुए हैं। एक ही बात पर हम गर्व करते रहे हैं कि हमें जनसांख्यिकी लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंस है इंडिया को। वो डेमोग्राफिक डिविडेंस 2047 में समाप्त हो जाएगा। तो जब डेमोग्राफिक डिविडेंस समाप्त हो, उससे पहले इन युवाओं का को इनकैश तो कर लें, इनको भुना तो लें, भारत को 5 कदम आगे तो बढ़ा दें। लेकिन हम इन्हीं को अगर संतुष्ट नहीं कर पाए तो फिर विकसित कैसे हो पाएंगे? बस आज मैं यही समाप्त करना चाहूंगा, फिर आगे किसी दूसरे लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।